अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान मीर। अगर आप किसी भी दोस्तों नॉर्मल शख्स को बोलोगे ना कि ऐसा कोई बिजनेस ओन कर ले जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बहुत ज्यादा चांसेस ना वो डीमार्ट का नाम लेगा। क्योंकि डीमार्ट का जो बिजनेस है बहुत ही साफ सुथरा बिजनेस है, एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इतनी हमेशा गर्दी लगी रहती है। तो एज अ बिजनेस अगर आपको ओन करना है तो डीमार्ट बहुत बढ़िया बिजनेस है। लेकिन अगर आपने डीमार्ट के शेयर ओन किए होते ना तो दोस्तों स्टोरी बिल्कुल अलग होती। 3 साल से आप देख सकते हो कि डीमार्ट के स्टॉक ने कुछ भी खास परफॉर्म नहीं किया है, ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास है। और कभी अगर आपने उसके टॉप के आसपास इन्वेस्ट किया होता तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 40% डाउन है वैल्यू अपने ऑल टाइम हाई से। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि एक अच्छी कंपनी होना और एक अच्छा स्टॉक होना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि डीमार्ट का स्टॉक आखिर चलता क्यों नहीं है। इसी पीरियड में अगर आप देखो ना दोस्तों कि 3 सालों में निफ्टी 30% ऊपर है, तो अब क्वेश्चन ये आता है ना कि जो डीमार्ट है इसका स्टॉक चलता क्यों नहीं है और ये स्टॉक कब चलेगा। इसके लिए आपको ना दोस्तों दो चीजें देखना जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं कि स्टॉक चलता क्यों नहीं है, तो इसमें बेसिकली आपको फंडामेंटल देखना चाहिए, वैल्यूएशन का गेम देखना चाहिए, पी वगैरह समझना चाहिए, जो कि हम लोग आगे चल के इस डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि स्टॉक कब चलेगा, इसके लिए आपको टेक्निकल देखना चाहिए, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीमार्ट पे दोस्तों ऑलरेडी हम एक रील इंस्टाग्राम पे 20 जनवरी को बना चुके हैं, इस लेवल के आसपास बना चुके हैं, और उसमें भी मैंने क्लियरली कहा था कि ये स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस अभी यहां से जारी रह सकती है। एंड इट्स बीन 1 ईयर, एक बाउंस उसमें जरूर आया, लेकिन स्टॉक वापस से अपने सेम लेवल पे वापस आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब आगे चल के स्टॉक के लिए क्या हो सकता है। मीनवाइल दोस्तों हमने सेम टाइप के एनालिसिस ये वीडियो में की हुई है, जिसमें हमने एफएमसीजी सेक्टर को एनालाइज किया है, जिसमें हिंदुस्तानी लीवर, ब्रिटानिया, डाबर, कोलगेट वगैरह को एनालाइज किया हुआ है, और सेम थ्योरी वहां पे लगाई है कि क्यों एफएमसीजी एज अ होल सेक्टर, अगर आप लॉन्ग रन में देखना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि ये सेक्टर लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म ना करे। बट अगर शॉर्ट टर्म की आप बात करें, 2020 2025 की अगर आप बात करें, तो ये सेक्टर में बहुत अच्छा एक उछाल आ सकता है। तो बहुत डिटेल में दोस्तों इसमें एनालिसिस है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, या फिर ये वीडियो होने के बाद जरूर इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिए। ये दोनों वीडियो देखने के बाद ना दोस्तों डीमार्ट का और ये एफएमसीजी सेक्टर का आपको जो स्टॉक मार्केट को देखने का ना नजरिया बदल जाएगा। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग हजारों लाखों की फीस लेके जो चीज आपको नहीं बताई जाती ना, वो दोस्तों इस 10-15 मिनट के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन मत लीजिए। ये जो मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि आप डीमार्ट में एफएमसीजी सेक्टर में देखेंगे, ये चीजों को आप बाकी सेक्टर में, बाकी स्टॉक में भी लगाइए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। डीमार्ट के स्टॉक की अगर बात करें ना, तो 2017 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, जिसका आईपीओ प्राइस 300 रुपए के आसपास था, और 600 रुपए पे इसकी लिस्टिंग हो गई। और सिर्फ 4 सालों में आप देख सकते हो कि नॉन स्टॉप रैली हुई और 600 रुपए का स्टॉक 6000 रुपए हो गया। मतलब 10 गुना बढ़ गया स्टॉक सिर्फ 4 सालों में। और उसी दौरान अगर इसकी आप वैल्यूएशन देखोगे, अगर आप पी इसका देखोगे ना, तो जब लिस्टिंग हुई थी तब उसका पी 50 पे लिस्ट हुआ था, मतलब 50 पे ऑफर किया गया था। स्टॉक प्राइस डबल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है पी भी उसका डबल हो गया, 100 का पी था। बढ़ते 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 4 सालों में जब अपने स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई मारा था 6000 के आसपास, तब स्टॉक का पी यहाँ पे करीब करीब आप देख सकते हो कि 300 के आसपास स्टॉक का पी पहुंच चुका था। उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक में कंटिन्यूअसली एक गिरावट आने लगी, कंसोलिडेशन हुआ, गिरावट हुई, और आज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है। और अगर इसकी पी की हम बात करें, जो 300 का जो पी एक टाइम पे चलता था, वो गिर के कंसोलिडेट होने लगा और एक लंबे टाइम तक 100 रुपए के आसपास उसका पी चलने लगा। और अब इसका पी हिस्टोरिकल लो पे है, करीब करीब 85 के आसपास है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब एक स्टॉक या कंपनी, बेसिकली स्टॉक जब यहां से यहां तक बढ़ रहा था तो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत प्रॉफिट बना रही थी। अब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, और कंपनी लॉस मेकिंग हुई है या प्रॉफिट कम बना रही है क्या, ऐसा सीन है क्या। इसके लिए आपको दोस्तों समझना है कि देखो 10 साल की हिस्ट्री है पूरी। तो अगर मैं आपके सामने 10 साल का यहाँ पे डेटा देखूं, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि पिछले 10 सालों से अगर मैं स्टॉक की आपको ग्रोथ बताऊं या कंपनी की ग्रोथ बताऊं, तो आप देख सकते हो जो सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 30% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 30% के आसपास है, और इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 25% के आसपास है। मतलब 10 साल पहले, मतलब सन 2014 में जो सेल्स ग्रोथ है, मतलब हर साल जो सेल्स उसका बढ़ रहा है ना, वो 25% के आसपास बढ़ रहा था। और उसका जो प्रॉफिट है 30% के आसपास बढ़ रहा था, जो कि हाल में भी सेम ही है। इसका मतलब है कि जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई फर्क नहीं आया। जैसा 2014 में चल रहा था ना, अभी भी वही सही चल रहा है। तो ये जो स्टॉक की मूवमेंट है, फिर तो उस हिसाब से ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जब 25% बढ़ रहा था तो स्टॉक ऐसे बढ़ रहा था, है ना। और अभी भी तो 25% से कंपनी ग्रो हो रही है, सेल्स बढ़ रहा है, 30% से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो अभी भी तो बढ़ना चाहिए। लेकिन ये फ्लैट हो चुका है। अब ऐसा क्यों है, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। पी के फॉर्मूले से दोस्तों इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। पी का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग। तो जो प्राइस है दैट इज, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो दैट बिकम्स पी इंटू अर्निंग। मतलब ये जो प्राइस है वो जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड चल रहा है, जैसे डीमार्ट का प्राइस जो 3600, मतलब आज के दौर में अगर मैं बताऊं तो डीमार्ट प्राइस इज 3600। आज के दौर में उसका स्टॉक का जो पी चल रहा है वो करीब करीब 85 का चल रहा है, और उसका जो अर्निंग है
जो भी कंपनी कमा रही होगी वो उसका अर्निंग है। तो ये दोस्तों आज के दौर में सिचुएशन है। अब डीमार्ट की जब हिस्ट्री की बात करें ना, तो पहले क्या हो रहा था, ये देखिए 2017 में ये स्टॉक लिस्ट हो गया और यहां से ऐसा स्टॉक बढ़ते गया और ऑलमोस्ट जो 600 रुपए का जो स्टॉक था, ये ऑलमोस्ट पहुंच गया 6000 रुपए पे। और यहाँ पे स्टॉक का जो पी था वो था करीब 100 रुपए का, जो स्टॉक का पी था वो यहाँ पे आने के बाद स्टॉक का पी ऑलमोस्ट 300 का स्टॉक का पी हो गया। तो ये दौर में दोस्तों क्या हो रहा था कि आप जैसे आपको मैंने बताया कि पिछले 10 सालों से ना जो कंपनी है उसको साल ब साल 25% से ही ग्रो कर रही है। तो वो टाइम पे क्या हो रहा था, ये वाली सिचुएशन में, इसको चलो हम लोग केस नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो केस नंबर 1 में क्या हो रहा था, आपका जो प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, ये देखिए ना, ये प्राइस कहां से कहां बढ़ गया, ये बढ़ गया 600 से लेके 6000 तक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया प्राइस, क्योंकि जो पी था ना, ये जो पी था ये कहां से कहां बन गया, ये पी आपका हो गया 100 से लेके 300 तक का। तो पी बढ़ रहा था और जो अर्निंग थी ना वो तो दोस्तों कांस्टेंट थी। तो अर्निंग बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट थी। तो अभी आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो पूरी प्राइस की जो मूवमेंट आई थी, है ना, ये जो प्राइस क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि पी का री रेटिंग हुआ, पी 100 से 300 हो गया और अर्निंग तो सेम ही है। मतलब पिछले 10 सालों से जो डीमार्ट है वो तो स्टॉक 25% के आसपास ही चल रहा है ना। फिर क्या हो गया इसके बाद, देखिए ये जो पी होता है ना, ये कौन देता है, पी देता है मार्केट। तो मार्केट क्या हो रहा था, ये ना बहुत ज्यादा पी दे रहा था इसको। और मार्केट पी क्यों देता है, वो इस उम्मीद में दे रहा था ना कि जो डीमार्ट का शेयर है ना वो आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट उसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक था। और मार्केट को ऐसा लगता था ना कि चलो ठीक है, 25% से जो कंपनी ग्रो करे ना आगे चल के 50% से ग्रो करेगी, 80% से ग्रो होगी, हर साल अपने प्रॉफिट को डबल करेगी, इसलिए इसका पी बढ़ता जा रहा था। सन 2021 के आसपास मार्केट को एक बात ना समझ में आ गई, और वो ये समझ में आ गई कि भाई ये जो डीमार्ट है ना, इसका शेयर, इसकी जो ग्रोथ है ना 25% से ऊपर नहीं हो सकती। तो अपन 300 का पी नहीं देते, है ना, 300 की पी को अपन क्या कर लेते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद तो ग्रोथ हो नहीं सकती इसकी। तो मार्केट ने क्या किया, इसके पी को कम कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये जो पी है ना ये गिरने लगा, कहां से, जो 300 का टॉप मारा था ना पी, वो गिर गिर के अब पहुंच गया 85 के आसपास, है ना। तो वो दौरान भी आप देखिए जो अर्निंग है वो तो कांस्टेंट ही है ना, अर्निंग तो 25% के आसपास कांस्टेंट ही है। तो अर्निंग में तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, और प्राइस क्या हो गया, प्राइस गिरने लगा। तो आप पूरे डिमांड की स्टोरी को देखिए, ये दोनों केसेस को आप समझने की कोशिश कीजिए। हुआ क्या, पहले जो प्राइस बढ़ा, वो प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि उसका पी बढ़ा, अर्निंग तो कांस्टेंट है। बाद में जो प्राइस गिरा, वो प्राइस क्यों गिरा, क्योंकि पी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अर्निंग अभी भी कांस्टेंट है। जनवरी 2020 में जब दोस्तों हमने वीडियो बनाया था ना, मतलब एक साल पहले जो हमने रील बनाई थी, उसमें जो पी था ना 100 का था, है ना। तो हमें ऐसा लग रहा था कि यहां से पी और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हालांकि अभी जनवरी 2020 से आप समझिए कि ये कंपनी का जो अर्निंग है 25% तो बढ़ा है, ठीक है, कंपनी का अर्निंग कितना बढ़ा है, 25%। सो आइडियली शेयर प्राइस भी तो 25% बढ़ना चाहिए ना आइडियली। बट सीन क्या हुआ, ये जो पी था 100 का वो कितना हो गया, 85। तो मतलब बेसिकली बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि जो पी था वो कम हो गया। तो इसके लिए वो इफेक्ट एक्चुअली नलीफाई हो गया, और आपको दिखता है कि जो शेयर प्राइस है ना वो कांस्टेंट है। अब दोस्तों आगे होने की क्या पॉसिबिलिटीज है, अगेन जैसे अर्निंग पिछले 10 सालों में है, मान लेता हूं कि आने वाले टाइम में भी अर्निंग कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इसमें सीन क्या होता है, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है ना, अब जो डीमार्ट का जो मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़ के ऊपर हो चुका है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है ना, उसके बाद ना कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हो ना, जब डीमार्ट छोटा था तो 100 से 200 दुकानें करना डीमार्ट के लिए आसान था, लेकिन 1000 से 2000 दुकानें करना डीमार्ट के लिए मुश्किल है। तो आने वाले टाइमों में ये अर्निंग 25% कायम रहेगी, पहली बात तो अपने आप में यही क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, ये भी आप देख रहे हो कि कितना सारा रिलायंस लेके आ रहा है, और बहुत से और भी चीजें आ रही हैं, ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह चल रही है। तो ये अर्निंग 25% रहेगी क्या, पहले तो यही क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद जैसे मार्केट को लगेगा कि इसकी अर्निंग ये तो साल का 25% भी नहीं दे पा रहा, तो क्या मार्केट 85 का भी पी रखेगी कि नहीं रखेगी, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मतलब अगर मेरे को आइडियली पूछो कि ऐसी कंपनी जो 25% के आसपास एवरी ईयर ग्रो करती है, तो उसका पी कितना होना चाहिए, मेरे ख्याल से 60 के आसपास, ठीक है ना, 60-70 की रेंज फिर भी मेरे ख्याल से ओके है। हालांकि डीमार्ट के लिए अभी भी हिस्टोरिकली आप देखो 100 के आसपास ही पी बनता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऑप्टिमिस्टिक है डीमार्ट को लेके। तो अगर कोई कंपनी 25% के आसपास ग्रो कर रही है, 60-70 का पी मेरे लिए उसके लिए काफी है। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये भी है ना, या फिर चलो मैं तो ये मान लेता हूं कि अगर अगर कोई कंपनी 25% से ग्रो कर रही है, तो ये मान लेते हैं कि चलो उसको अपन 85 का भी पी दे देंगे, क्योंकि बहुत कम कंपनियां ऐसी होती है ना जो 25% साल ब साल ग्रोथ करती है। 15%, 16% बहुत हो गया, तो 85 दे देंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन मार्क तो यही है कि ये 25% से ग्रो करेगी क्या, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी हो रही है, अगर इसकी ग्रोथ कम हो गई तो ये जो पी है इसकी डी रेटिंग हो जाएगी। मतलब ये 25%, चलो 25% से अगर चलता भी रहा तो प्राइस 25% से आपको तब मिलेगा जब आपका 85 का पी कांस्टेंट है।
और अगर 85 का पी 75 हो गया, या समझो इसमें 25% अगर गिरावट आ गई, है ना, मतलब अगर पी 60 का हो गया तो ये तो 25% गिर गया, तो ये 25% गिर गया, 25% बढ़ गया, अल्टीमेटली प्राइस तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये सिचुएशन को कंसीडर करना पड़ेगा कि इसकी अर्निंग कितनी आ रही है, उस अर्निंग के हिसाब से मार्केट इसको कितना पी देगी, और उसके हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड होगा। अब मेरे ख्याल से अगर आप देखो तो अभी भी इसके अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। उसका रीजन ये है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 85 का पी भी डीमार्ट के लिए थोड़ा ज्यादा ही है। अब अगर इसमें हम बहुत शॉर्ट टर्म में देखना चाह रहे हैं, स्विंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाह रहे हैं, या फिर अगर स्टॉक आपने लिया है आप उसमें क्या करें, अगर ये देखना चाह रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे लेवल है जहां पे स्टॉक को एक उसका जो बहुत लंबे टाइम का जो सपोर्ट है ना उसके आसपास स्टॉक आ चुका है, तो यहां से स्टॉक में बाउंस आने के चांसेस हैं। प्लस एक अच्छी कंपनी दोस्तों अगर डेली का 200 ईएमए के ना नीचे बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करती, अगर अच्छी कंपनी है ना, ब्लू चिप कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है ना, तो वो डेली के 200 के नीचे ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी, उसमें बाउंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर इसी चार्ट को अगर मैं वीकली के हिसाब से भी आपको बताऊं तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो ना कि वीकली के 200 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है और अपने पुराने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। तो एक बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से एक स्टॉक में बाउंस आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। बट अभी भी ऐसा तो नहीं लगता कि स्टॉक यहां से निकलेगा और ऐसे निकलते निकलते सीधा निकल जाएगा। हाँ, काफी हद तक कंसोलिडेशन हो चुकी है, बट थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन और हो तो मुझे लगता है कि वो टाइम पे वैल्यूएशन भी एडजस्ट हो जाएगी। अभी देखिए ना, ये टाइम पे अब ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये पूरा जो फेज है इसमें हो क्या रहा है, वैल्यूएशन ही तो एडजस्ट हो रही है। एक टाइम पे जो 300 का पी था 85 पे आ गया, हर महीना 25% के हिसाब से कंपनी ग्रो करती रही और प्राइस उसको एब्जॉर्ब करता रहा, तो ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट ही यहाँ पे हो रहा है। तो अगर थोड़ा टाइम और यहाँ पे निकाल ले तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे लेवल है, ये जो लेवल है ना, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लेवल तो कटने नहीं चाहिए, एक यहाँ पे बाउंस आ सकता है। और ये बाउंस कहां तक आ सकता है, एटलीस्ट ये जो 200 ईएम है ना, इधर तक तो दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ये बाउंस यहां तक तो एटलीस्ट आ सकता है। तो ये नीचे के लेवल है जहां के उसके नीचे जाता हुआ स्टॉक दिखता नहीं है, और एक पूरी बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी है। तब तक ये ईएमए भी ऐसा हो जाएगा, फिर आगे चल के देखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और स्टॉक यहां से कंसोलिडेट करे तो उसके लिए बेहतर है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरीके की एनालिसिस हमारी एफएमसीजी सेक्टर पे है, वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिए। एक ऐसा ही दोस्तों काइंड ऑफ एनालिसिस टाटा मोटर्स पे मैंने बनाया है, बट ये जो वीडियो है इसमें जैसा अपना फोकस ज्यादा फंडामेंटल पे था ना, टाटा मोटर्स पे अपना ज्यादा टेक्निकल पे ज्यादा फोकस है। और उसमें एक ईएमए की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, उसे आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप एसआईपी करते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से एसआईपी में आप चेंजेस करके आप बहुत ज्यादा बेनिफिट पा सकते हो, वो भी वीडियो आप चेकआउट कीजिए। आप भी सोच रहे होगे कि लाइफ में कितना पैसा आपको लगेगा रिटायरमेंट के लिए, 1 करोड़ काफी है कि नहीं है, तो अगर आप ये देखना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो भी चेकआउट कीजिए। और बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। विदाउट ये वीडियो को आप रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए, 7 घंटे का फंडामेंटल एनालिसिस का फ्री कोर्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे भी आप चेकआउट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग वीडियो बहुत जल्दी लाने वाले हैं। एक तो आपका है मार्केट आउटलुक फॉर 2025, दूसरा ये कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है 2025 में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरा है कि अपने फाइनेंस को आप किस तरीके से बेहतर बना सकते हो, किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, इसको लेके भी एक वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।